पड़ोसी के बच्चा अगर डॉक्टर बन गया और आपका बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है तो उसे क्रिकेट खिलाना चाहिए, न कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पीछे या बायोलॉजी के पीछे उसे पागल बना देना चाहिए। आप किस तरह से बच्चों के सपनों पर कार्य करते हैं? जो बच्चा अपने जीवन में जो बनना चाहता है आप उसके अनुसार उसके लिए वातावरण बनाते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ उस बच्चा के जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। जगह छोटा है लेकिन सपने काफी बड़े हैं। आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक स्टूडेंट के लिए, टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। जो चीजें एडवाइस बच्चों को देते हैं उसके ऊपर पहले अमल आपको करना होगा, तभी बच्चा विल कॉपी यू, अदरवाइज ये विल नेग्लेक्ट। यहाँ पे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता। स्कूल का चुनाव करने का रीजन क्या था इस स्कूल में, और दूसरा ये था कि आप स्कूल के लिए क्या भविष्य देखें? तो मुझे इस विद्यालय में 11 साल हो गए। कॉम्पिटिशंस का एक दौर चला हुआ, ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक गंभीर मानसिक रूप से जकड़ता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग क्या करते हैं? अभी हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैमूर को रिप्रेजेंट्स किया और फुटबॉल की टीम हमारी स्कूल्स की गई और उन्होंने फुटबॉल में विनर वो घोषित हुए पूरा, और उन्होंने शिल्ड जीता और गोल्ड मेडल से उनको नवाजा। जैसे जो छात्रों में व्यवहारिक कोई समस्या हो, आप लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बच्चे अपने पेरेंट्स से उतने कनेक्ट नहीं होते कि वो अपनी चीजों को खुल के उनके सामने रख सके। पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा मुझसे आगे बढ़े। हर एक माता पिता का सपना होता है कि बच्चा को हम जो बनाना चाहते हैं, जो बच्चे को वो बने। और एक दूसरा होता है शिक्षक होता है जो चाहता है कि हमसे भी ऊपर बच्चा जाए, हमसे भी आगे बढ़े। सोशल मीडिया और इन सारे यूजर्स की वजह से बच्चा अपने प्लेटफॉर्म से भटक गया है, तो उसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रख के और वापस उनके ट्रैक पे ले आते हैं और बच्चे बेहतर करके हर बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं। आप तो कोशिश करते हैं कि हर बच्चे एक तरह के बने। भाई एवरेज वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी और ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल हमारी सोसाइटी में पनपना स्टार्ट। सोशल मीडिया पे क्या चीज आपके लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, वो चाहता है कि हाउ टू सर्व आवर कंट्री। पेरेंट्स की तरफ से लोग शिकायत लेकर के आए कि आपने मेरे बेटे को क्यों मारा। फर्स्ट पीरियड में, अगर फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, अगर इंग्लिश में क्रॉस क्वेश्चंस पे अपने टीचर्स को सारे आंसर दे दिया तो उस बच्चे का बॉडी लैंग्वेज आगे के 4 पीरियड्स में कुछ और होता है। 200 रील्स देखा, एक बार बैठा स्क्रॉल करने के लिए 2 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। 200 में मुश्किल से मैं 5 रील्स याद रख पाता हूँ 1-2 दिन तक। फिर मैंने वो 195, 190 क्या देखा वो मुझे खुद याद नहीं। का असर हमारे ब्रेन को कमजोर करने में पड़ रहा है। ड्रॉप करने के बाद पेरेंट्स ने उनको मोबाइल दिया। इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनको क्या करना है। प्रिंसिपल सर तो बहुत कड़े दिमाग के हैं, उनको देख के ही डर लगता है। शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि दे आर द जायंट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। प्रिंसिपल साहब जब छड़ी लेकर के चलते थे गांव के सरकारी विद्यालय में, हम सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे हैं, तो सारे बच्चे क्लासरूम की तरफ भागते थे। लेकिन इसी कैंप लगा हुआ है तो आपको खुद यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट है। पहले आप 5 गांव पास कीजिएगा तब आपको एक शहर मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान के काफी बच्चे आते होंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या? हमारे स्कूल की जो फी है, अगर आप बाकी सारे एफिलिएटेड स्कूलों को कंपेयर करेंगे तो उससे 100 रुपए कम होगी, ज्यादा नहीं हो। अगर आप पूरे 6 महीने की फी एक बार पे करते हैं तो आपको सिर्फ 5 महीने का फी पे करना होगा, 6ठे महीने का फी पे ही नहीं करना है। नमस्कार, मैं अनीस और आपने देखना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी एक योद्धा। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे 2 शिक्षक से जो गांव के इलाके में एक स्कूल में बच्चों के सपनों को आकार दे रहे हैं उनके सपनों के अनुसार। आइए आज हम आपसे मिलाते हैं सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल के असिस्टेंट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से। असिस्टेंट प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह जी और वाइस प्रिंसिपल आशीष पांडे जी। हम आप दोनों से आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि स्कूल की व्यवस्था के साथ साथ आप किस तरह से बच्चों के सपनों पर कार्य करते हैं। जो बच्चा अपने जीवन में जो बनना चाहता है आप उसके अनुसार उसके लिए वातावरण बनाते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ उस बच्चा के जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यह स्कूल कहाँ स्थापित है, स्थान क्या है और इस स्कूल का मुख्य लक्ष्य क्या है इस जगह पे होने का।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम भूपेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल। और हम लोग 10+2 की एजुकेशन यहाँ पे कराते हैं। और जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि एक काफ़ी छोटे जगह पे है, जो आप कह सकते हैं कि भभुआ, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, जगह छोटा है लेकिन सपने काफ़ी बड़े हम लोगों के हैं। और यहाँ पे जो भी लोकेलिटीज़ हैं, हम लोग का एक प्रयास रहता है अपनी टीचिंग स्टाफ टीम के साथ, खुद हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और खुद हम लोग पेरेंट्स से इंटरेक्ट भी होते हैं, बात भी करते हैं कि कैसे यहाँ पे इस छोटी सी जगह पे एजुकेशनल डेवलपमेंट एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर प्रयास के साथ, एक टीम के साथ एक सही दिशा में कैसे उसको अच्छे से अच्छे दिया जा सके, ताकि हर एक बच्चा इस छोटी जगह में उसका लाभ बेनिफिट्स उठा सके। ये हम लोग का प्रयास रहता है। हम आपसे जानना चाहेंगे आशीष पांडे सर, आप ये बताइए कि आप जिस विद्यालय में हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी, शहर मुख्यालय से थोड़ा दूर भी है, जिला मुख्यालय से, तो आप इस स्कूल का चुनाव करने का रीज़न क्या था इस स्कूल में, और दूसरा ये था कि आप स्कूल के लिए क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मेरे चुनाव की बात की जाए तो मुझे इस विद्यालय में 11 साल हो गए। 11 साल पहले मैंने ही एक रिक्रूटमेंट के थ्रू स्कूल को अप्रोच किया था और फिर हमें मौका मिला था इस विद्यालय के साथ काम करने का। और बीते 11 सालों से इस जगह से जुड़ने के बाद, यहाँ के लोगों से जुड़ने के बाद एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है। जरूरत है तो हम जैसे कुछ लोगों को साथ मिलके और उन बच्चों के पोटेंशियल को समझना, उन्हें सही दिशा निर्देश देना और उनको उनकी शिक्षा के साथ बांधने का यथासंभव प्रयास हो वो करना, जो कि हम बीते सालों से करते आ रहे हैं। और हम अपने स्कूल के प्रति अगर बात करें तो हमारा बस एक शिक्षक होने के नाते हमारा बस एक ही स्वप्न होता है, वो होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वो एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ अपने भविष्य को सुनिश्चित करें कि वो एक पूर्ण रूप से स्थिर हो और व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के बच्चे सामने आए। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया हुआ है, क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स का प्रेशर, एक सोसाइटी का भी प्रेशर फील करते हैं कि हमें एजुकेशनली ही अच्छा करना है, हमें मेरिट्स में आना है। तो ये जो कंपटीशंस का एक दौर चला हुआ है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक गंभीर मानसिक रूप से जकड़ता जाता है। तो इसमें हम लोग का एक भरसक ये प्रयास है। ये प्रयास क्या है कि हम लोग का समझिए कि एक विजन है स्कूल्स का, कि हम लोग बच्चों के ऊपर, उन हर एक बच्चे में कहीं ना कहीं इननेट क्वालिटी होती है। इननेट क्वालिटी का मतलब होता है कि वो इनबॉर्न होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो मान लीजिए हर एक बच्चा कोई एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बच्चा हो सकता है कि एवरेज हो, हर कोई बच्चे का स्किल क्वालिटी सेम तो होती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है तो इस पैरामीटर्स पर हम लोग बच्चों को पहले ही बाइफर्केट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म कर सकता है और उस बच्चे में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के प्रति क्या इसके स्किल्स हैं, क्वालिटीज क्या हैं, उसको भी हम लोग पहले ही मॉनिटरिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पॉलिश करते हैं। जिस एग्जाम्पल्स के रूप में अभी हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैमूर को रिप्रेजेंट्स किया और फुटबॉल की टीम हमारी स्कूल्स की गई और उन्होंने फुटबॉल में विनर वो घोषित हुए पूरा, और उन्होंने शील्ड जीता और गोल्ड मेडल से उनको नवाजा गया इस बार। हाँ, इस बार मैं आपको रिसेंटली न्यूज दे रहा हूँ। इस बार ये कहीं ना कहीं हमारी टीम का ही प्रयास था कि वो बच्चे एकेडमिकली भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और हमने उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए उनकी जो इननेट क्वालिटीज थी उसको भी हम लोगों ने बेहतर किया, जिसके लिए हमारे पीटीआई जो टीचर्स हैं, जो कोच हैं फुटबॉल के, वो भी एक जाने माने कोच हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैचेस काफी खेले हुए हैं और एक नामी खिलाड़ी जिनके सहयोग से, उनके मेहनत से बच्चों ने कैमूर को रिप्रेजेंट किया और फुटबॉल टीम का विनर बन के इस छोटे से जिले में
सामने उभर के आए। जी सर, छात्रों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जी। समस्याओं से जूझते रहते हैं, क्योंकि ऐसी छात्र जीवन एक ऐसी अवस्था है कि बहुत सारी बातें हर किसी से नहीं कर सकते हैं। क्या कभी ऐसे जो छात्रों में व्यवहारिक कोई समस्या हो, आप लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जब बच्चे टीनेज में जब एंटर करते हैं, किशोरावस्था में एंटर करते हैं, तो उनकी सोचने की प्रवृत्ति उनके बचपन के आदतों से पूरी तरह अलग होती है। और जैसा कि हम अपने कल्चर में, हम अपने आसपास में देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से उतने कनेक्ट नहीं होते कि वो अपनी चीजों को खुल के उनके सामने रख सके। इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है, जैसे हमारा एक स्टूडेंट था जो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था स्टैंडर्ड 9 तक, और जब स्टैंडर्ड 8 तक फिर उसके पेरेंट्स उसे हमारे यहाँ लेके आए। हमारे यहाँ आने के बाद उस बच्चे ने जब पढ़ना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि शायद मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा, उस बच्चे को ऐसा लगता था कि हमारे पेरेंट्स की नजर में मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, अगर मैं उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और इस तरह धीरे धीरे बीतते समय के साथ उस बच्चे पे सिलेबस का इतना ज्यादा लोड बढ़ गया, बोझ बढ़ गया, बिल्कुल। और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने कहे कैसे, जो बच्चा हमेशा अपने पॉजिटिव्स दिखाता आ रहा है कि पापा मैंने इतने मार्क्स लाए या माता मैंने इतने मार्क्स लाए, उन बच्चों के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड पे बच्चों की मोरल जो कंडीशंस है उसको समझना। देखिए, एज अ टीचर हमारे पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो होता है हम आई कांटेक्ट से इस चीज को समझ पाते हैं कि बच्चा हमसे कितना कनेक्ट है। और बच्चों का टीचर से कनेक्ट होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके कॉन्फिडेंस से, और वो कॉन्फिडेंस आता है तब जब उनकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। इसके अलावा जब पर्सनल इश्यूज कोई भी बच्चा सफर कर रहा होता है तो हमने लगातार काउंसलिंग की, हमने बच्चों से लगातार सेमिनार्स किए, टीनेजर स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया और उनसे ओपनली डिस्कस किया कि इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इश्यूज रिलेटेड to something which you are unable to share with your parents, or you are feeling hesitated towards all such things, so better आप आए, आप हमसे बात करें। हमारे पास एक काउंसलर की टीम है, इवन दो हम एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज असिस्टेंट प्रिंसिपल सर भी, हम लोग खुद उस मेंबर का, उस टीम का हिस्सा है, उसके मेंबर्स है जो बच्चों को साथ में बिठाते हैं। अगर बच्चा वाकई में, हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और इन सारे यूजर्स की वजह से बच्चा अपने प्लेटफॉर्म से भटक गया है, तो उसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रख के और वापस उनके ट्रैक पे ले आते हैं और बच्चे बेहतर करके जाते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते। आपने इससे पिछले बातों में आपने कहा कि हर बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं। आप तो कोशिश करते होंगे कि हर बच्चे एक तरह के बने, सब मार्क्स 9 CGPA 10 CGPA लेकर के आए, आपकी इच्छा तो यही होगी। आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, आपने एक बेहतर क्वेश्चन उठाया है। ये हम तो जानते हैं इसमें बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अपने आप को मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को जानना पड़ेगा। क्योंकि इस समाज में अगर हम देखा जाए तो बेहतर रूप से बच्चों का भविष्य एक अच्छे डायरेक्शंस के बिहाफ पे, गाइडलाइंस के बिहाफ पे दो ही समाज में व्यक्तित्व हैं जो बच्चों को उस लेवल पे सोचते हैं। एक पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा मुझसे आगे बढ़े, हर एक माता पिता का सपना होता है कि बच्चा को हम जो बनाना चाहते हैं, जो बच्चे को वो बने। और एक दूसरा होता है शिक्षक होता है जो चाहता है कि हमसे भी ऊपर बच्चा जाए, हमसे भी आगे बढ़े। तो इन दोनों को एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बच्चों को, जब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जब उनसे मिलते हैं, तो ये होता है कि भाई अगर हम 10 बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं, इसमें जरूर है कि 3 बच्चे या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म करते हैं, चाहे उनको पेरेंटिंग मिले या ना मिले। वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका एक लगाव होता है, क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने के प्रति, वो काफी जिज्ञासाशील होते हैं और वो एकेडमिकली बेहतर करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी पुशअप मिल जाता है, टीचिंग स्टाफ टीम से मिल जाता है, पैनल से मिल जाता है। लेकिन जो 7-8 बच्चे होते हैं वो आपके एवरेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एवरेज खराब है, उन एवरेज वाले बच्चों को एकेडमिकली कैसे बेहतर और करना है, इसके ऊपर तो हम लोग काम करते ही हैं। और साथ ही साथ जो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें और भी वो बेहतर तरीके से अपने भविष्य को चमका सकते हैं,
अगर आगे चल के सभी को, तो भाई ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि सभी को तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, हर कोई इंजीनियर तो बनेगा नहीं, बनेगा हर कोई डॉक्टर तो बनेगा नहीं, बनेगा। तो भाई एवरेज वाले क्या करेंगे? उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी और ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल हमारी सोसाइटी में पनपना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हमें और पेरेंट्स को दोनों को एक साथ मिलके उनकी जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज है उसको जानना पड़ेगा, और वो बिना जाने हम बच्चों का बेहतर भविष्य नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट्स में हम इसके ऊपर काम करते हैं। कोई बच्चा स्विमिंग में बहुत अच्छा है, कोई आपका स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर है, कोई आपका क्या बोलते हैं सिंगिंग में बहुत ज्यादा बेहतर है, कोई बच्चा है कि एनसीसी में देश के प्रति काफी पेट्रियोटिक भावना है, वो देश के प्रति एकदम समर्पित है, वो चाहता है कि हाउ टू सर्व आवर कंट्री, वो इस मोटो पे चलता है और देश की सेवा करना चाहता है। तो एनसीसी के भी माध्यम से कैसे वो बेहतर तरीके से अपना भविष्य बना सकता है उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, और उन सब चीजों के ऊपर जानने के बाद उस पर हम लोग काम करते हैं, पॉलिश करते हैं, आई टू आई फेस टू फेस हम लोग बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एक डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू उनको जज करने के बाद उस पर हमारी पूरी टीम लग जाती है, काम करती है। आपने बोला पेरेंट्स प्लस टीचर्स दोनों मिलकर के अगर उसके उस गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज को पहचाने तो बच्चा बेहतर कर सकता है 100%। लेकिन सर बात ऐसा है कि आप एक ये जो स्कूल है विद्यालय प्राइवेट है और एक बेहतर प्राइवेट स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब बात यह है कि क्या कभी ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया है यहाँ पर कि आपके स्कूल में कोई टीचर्स किसी छात्र को डांट दी या पीट दिए, दो छड़ी पीट दिए, जो भी हो, पेरेंट्स के तरफ से लोग शिकायत लेकर के आए कि आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? हाँ देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि अगर बच्चों का भविष्य अगर आपको सुधारना है तो कहीं ना कहीं शिक्षक और पेरेंट्स को दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा हाँ, ये इनिशियल स्टेज पे ऐसी चीजें आई, इश्यूज आए, बहुत जगहों पर ऐसे इश्यूज वगैरह है जहाँ पे टीचर्स ने कंप्लेन भी किया कि सर आपने कहा कि बच्चों को इस लेवल पे इनको गाइडलाइंस देनी है ताकि बच्चा एकेडमिक्स के साथ साथ बेहतर तरीके से और परफॉर्म कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवाइस को यहाँ पे बच्चा या तो हो सकता है पेरेंट्स दोनों थोड़ा सा गलत तरीके से ले ले रहे हैं, और कभी जहाँ डांट फटकार या हमने कोई भी उनको स्कॉल्डिंग कर दिया, डांट दिया, या कभी एक आध थप्पड़ डराने के पर्पज से हाथ उठाते हुए उनको इंडिकेट किया कि दो थप्पड़ तुम्हें मार दूंगा, इसका कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर शुरुआत में प्रभाव पड़ता था, और वो आते थे शिकायत लेकर आते थे। लेकिन जब वो शिकायत लेकर आते थे तो वहां पे मैं यही सबसे पहले ध्यान देता था कि शिकायत के पीछे क्या बच्चे ने कम्युनिकेट क्या किया है। तो मैं सबसे पहले बच्चे को सुनता था, सुनने के बाद उसके फिर मैं पेरेंट्स को बुलाता था, उनसे बात करता था, तो पता चलता था कि टीचर्स ने किसी बेहतर तरीके के पर्पस से एडवाइस दिया, बच्चे को समझाया, और बच्चे ने कुछ गलत तरीके से कम्युनिकेट, पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर दिया, डिफरेंस, हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, हम तो ये जो डिफरेंसेस जो आ जाती थी इसको हम लोग काफी इजीली इसलिए सॉल्व कर पाते थे क्योंकि हमारा अपने टीचिंग स्टाफ के प्रति काफी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। हर एक चीज को कैसे हम स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, क्या करिकुलम होगा, और कैसे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे। हम खासकर हमारे वाइस प्रिंसिपल्स आशीष पांडे जी, ठीक है ना, और जितने भी हमारे स्टाफ वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लगाए टीचिंग स्टाफ वगैरह, हम लोग डिस्कस करते थे। तो ये हम लोग एक कोऑर्डिनेशन का बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाता था, जिससे कहीं भी दिक्कत आने के चांसेस नहीं रहे। आज के समय में छात्रों के जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं और हमने समस्याओं पे या चैलेंजेस पे बात की, उसके लिए स्कूल क्या कर सकता है? देखिए, चैलेंजेस कई तरह के होते हैं, पर अगर हम अपने एक्सपीरियंस से पॉइंट आउट करें तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक स्टूडेंट के लिए, टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हमारी चीजें बच्चों तक पहुंच रही है तो ये बच्चों के दिमाग में ये चीज डालनी बहुत जरूरी है कि बेटा सोशल मीडिया पे क्या चीज आपके लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया के लिए ऐसा कर देना चाहिए कि अगर टीनेज बच्चे हैं तो उनके लिए सोशल मीडिया का एक रूल रेगुलेशन अलग हो, और एडल्ट है तो उनके लिए रूल रेगुलेशन? देखिए, वो ऑलरेडी है,
अगर हम किसी भी कंटेंट को तरीके से देखें तो हर कंटेंट अपनी एडवाइजरी में ये लिखता तो जरूर है कि हाँ ये बच्चों के लिए है, ठीक है। तो एक कार्टून का फेज हम लोग भी बचपन से देखते हैं, कार्टून का एक फेज था हमारी जिंदगी में। हमारे पेरेंट्स हमें तब तक नहीं डांटते थे जब तक हम कार्टून्स पे हैं। हम अगर शिफ्ट होते थे मूवीज की तरफ तो हमारे पेरेंट्स हमें रोकने की कोशिश करते थे। और सर सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इन दोनों में बहुत का फासला है। ऐसा हमारे यहाँ बच्चों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। नो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में अभी इस करंट जनरेशन में जो हम बच्चों में ये चीज देख रहे हैं कि बच्चे अपने टोटल टाइम का अप्रोक्सीमेटली 40%, अगर पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं है तो टोटल वर्किंग टाइम का अप्रोक्सीमेटली 40 to 30% टाइम वो सोशल मीडिया में देते हैं इन फॉर्म ऑफ रील्स और ऑल सच थिंग्स। तो दैट इज नॉट द फैक्ट फॉर विच सोशल मीडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और डिजाइन्ड। सोशल मीडिया कभी भी इस चीज के लिए डिजाइन नहीं किया इस चीज को, ठीक है। दूसरा चीज है कि जब बच्चे उस तरफ ज्यादा वक्त देंगे तो उनकी स्टडी सिटिंग टाइम डिक्रीज हो, साथ ही साथ उनके दिमाग में जो चीजें एकेडमिक, जो उनके सिलेबस, जो स्टडीज एंड उनके जो भी हैबिट्स हैं उनसे वो डिस्टेंट होते चले गए। और फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उनके मेंटल एबिलिटी पे, उनके सिलेबस पे, उनके रिजल्ट पे, और ये सब चीजें को रिलेट होकर बच्चे के कॉन्फिडेंस को क्लासरूम के अंदर घटाती है। ऐसा हमारा मानना है, जैसा हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर एक दिन फर्स्ट पीरियड में, अगर फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, अगर इंग्लिश में क्रॉस क्वेश्चंस पे अपने टीचर्स को सारे आंसर दे दिया तो उस बच्चे का बॉडी लैंग्वेज आगे के 4 पीरियड्स में कुछ और होता है। और अगर एक अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड में टीचर्स के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया तो पूरे दिन उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि अपने पॉइंट, अपना एक जोन क्रिएट करे और अपने पॉइंट पे चिपके रहे, स्टिक टू द फैक्ट जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे हम कहीं भी रहें, हमारे अपने वो एक टीचिंग जो हमारा एक और सराउंडिंग है, हम हमेशा उससे चिपके रहते हैं। पता है सर, आज के दौर में बच्चे रील्स की तरफ बहुत ज्यादा है। वो छोटे बच्चे हैं और उनको फोन दे दिया जाता है और रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि अगर कल मैं खुद रील्स देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रील्स से बहुत दूर हूँ, तो रील्स में देखता हूँ तो मुझे वहाँ ये पता चलता है ना कि मैं कल 200 रील्स देखा। एक बार बैठा स्क्रॉल करने के लिए 2 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। 200 में मुश्किल से मैं 5 रील्स याद रख पाता हूँ 1-2 दिन तक। फिर मैंने वो 195, 190 क्या देखा मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन पहले जब हम एक मूवी देखते थे, जब रील्स का दौर नहीं था, आप 2019 से पहले चले जाइए, टिकटॉक था लेकिन उस पर लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और इस स्तर से नहीं थे कि फेसबुक पे भी रील्स है, इंस्टा पे भी रील्स है, यूट्यूब पे भी रील्स है। जितना रील्स का आज क्रेज बढ़ गया है, तो और एक मूवी हम लोग देखते तो पूरा याद रहता था। तो कहीं ना कहीं रील्स का असर हमारे ब्रेन को कमजोर करने में पड़ रहा है, या फिर हमारी याददाश्त धीरे धीरे मजबूत नहीं हो पा रही है। एक होता ना, याद रखते थे कोई भी बात, याद नहीं रख पा रहे हम। दिन में एक्टिविटीज तो बहुत देख ली, याद बहुत कम रहती है, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए आपने सही तरीके से चीज़ों को जाना समझा है। देखिए टेक्नोलॉजीज को तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे, ये तो फैक्ट है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज आपकी अपडेटेड होती रहेंगी, ये जो मॉडर्न एरा है ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके ऊपर ध्यान देने वाली ये बात है कि अभी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जिसने वहाँ पे 16 ईयर्स, जो 16 साल तक के जो बच्चे हैं वहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया। सोशल मीडिया को उन्होंने बैन कर दिया कि 16 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, अपने इंडिया में भी देखते हैं, अपने भारत में भी देखते हैं, तो जितने भी टॉपर्स निकलते हैं, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में टॉप कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम जेईई का एडवांस लेवल पर टॉप कर रहे हैं, ठीक है, नेट एग्जाम्स टॉप कर रहे हैं, और जब हम टॉपर्स हम लोग बात करते हैं तो भी तो बोलते हैं कहीं ना कहीं कि सर हमने क्या किया, जब मैंने तैयारी स्क्रीन टाइम हमारा कम है, तो हाँ स्क्रीन टाइम हमारा कम रहा, और टॉप करने के बाद पेरेंट्स ने उनको मोबाइल दिया। तो यहाँ पे गौर देने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं रोल पेरेंट्स का आ रहा है। टीचर्स के साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इस पे पेरेंट्स की आप क्या कहना और चाहते ये पेरेंट्स क्या करते हैं कि आजकल जो मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकतर पेरेंट्स ये होते हैं कि भाई
वो बच्चों को गाइडलाइंस तो देते हैं कि बेटा ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है, ये गलत है, लेकिन उस पेरेंटिंग के पीछे फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो भूल जाते हैं। अगर उन्होंने बच्चों को 2 मिनट पहले बोला कि बेटा खाना खाते टाइम मोबाइल मत यूज करो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पेरेंट्स मोबाइल यूज करना स्टार्ट करते थे खाना खाने के टाइम। तो मेरा बस यही एक निवेदन रहेगा पेरेंट्स को कि आप जो चीजें एडवाइस बच्चों को देते हैं उसके ऊपर पहले अमल आपको करना होगा, तभी बच्चा विल कॉपी यू, अदरवाइज ये विल नेग्लेक्ट यू। अच्छा सर, ये बताइए कि पढ़ाई जो भी है, शिक्षा, उसके ऊपर एक बुक्स है जो विद्यालय में चलता है सामान्य तरीके से हर जगह, किताबी पढ़ाई के सिवा बाकी और किस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? आप कहना चाहेंगे कि छात्रों को किताबी शिक्षा के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज करना चाहिए, वही छात्र बेहतर बनेंगे। देखिए सर, अगर हम कोई स्कूलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं या एकेडमिक्स की, अगर हम एक ओवरऑल स्टूडेंट के करियर को लेंगे तो उसकी किताबी पढ़ाई जिसे कहा जाता है उससे हटके अगर कोई चीज उनके लिए सबसे जरूरी है तो वो है उनकी फिजिकल फिटनेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अभी अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम पे, ठीक है, जनरली माना जाता है कि एक हेल्दी ह्यूमन के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी नियर अबाउट 45 to 50 मिनट्स रिक्वायर्ड है पर डे। लेकिन ड्यू टू द मोबाइल फोन्स और आई में से पुअर गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स ये चीजें खत्म होती चली गई। और फिजिकल फिटनेस सर कंप्लीटली बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि ये पार्शियली या थोड़ी बहुत, बट जैसा मेरा मानना है कि फिजिकल फिटनेस कंप्लीटली अफेक्ट करता है एक स्टूडेंट के एकेडमिक्स को। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से फिट या पूरी तरह से ये कह ले कि रिलैक्स नहीं है अपने फिजिक को लेके। इसके अलावा अगर अब हम देखिए, स्ट्रीम सिलेक्शन एक टर्म है जिसमें मैं आपसे कुछ 1 मिनट वक्त लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एक पेरेंट्स के लिए और एक टीचर के लिए कि हमारा बच्चा, एक क्वेश्चन हमसे एक पेरेंट, जब लास्ट ईयर बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया तो वो बच्चे 3 भाई बहन थे, 3 सिबलिंग्स थे, तो उसका बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर है और उसकी जो सिस्टर है वो एक इंजीनियर है और वो बच्चा दोनों के बीच में स्टक हुआ एंड लकीली ही गॉट 90 मार्क्स इन बोथ, 91 in mathematics and 92 in science. So, जो भाई उसका डॉक्टर है उसने उसको प्रेफर किया कि यू मस्ट गो फॉर नीट। उसकी जो बहन है उसने उसको प्रेफर किया यू मस्ट गो फॉर JEE एंड इंजीनियरिंग विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ही केम टू मी एंड टोल्ड मी दैट सर एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। प्रॉब्लम ये है कि हम मेडिकल के लिए जाएं या इंजीनियरिंग के लिए। मैं कहा बेटा 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला कि आपका अपना विजन, आपने खुद के बारे में क्या सोच रखा है। उसने बोला कि सर मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, और ये सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनको क्या करना है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, काउंसलिंग को लेकर के यहाँ कोई बिल्कुल कुछ नहीं किया जाता है। तो दूसरा टर्म कि सर हमारे घर में जो बड़े हैं उन्होंने मुझे, कोई सजेस्ट कर रहा है ये, तो कोई सजेस्ट कर रहा है द अदर वन। और सर मार्क्स की बात की जाए तो मैंने दोनों में बेहतर मार्क्स लाए हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप सिटिंग कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं, क्या आप दिन के 10 घंटे बायो पढ़ सकते हो? तो नो सर। क्या आप दिन के 10 घंटे लगातार मैथ्स बना सकते हो? यस सर आई कैन। तो यू मे गो फॉर JEE। तो डेफिनेटली ये बच्चों का, देखिए स्ट्रीम सिलेक्शन, कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो हम उसे नहीं फोर्स कर सकते कि नहीं तुम्हें फुटबॉलर बनना है। अगर हम फोर्स करेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चों के डेवलपमेंट को, मतलब हमें उसके किस पार्ट को डेवलप करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम सिलेक्शन, कि बच्चा किस में बेहतर है और किस में इंटरेस्टेड है, एंड देन आफ्टर इट ये बहुत आसान हो जाता है। हम पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि पड़ोसी के बच्चा अगर डॉक्टर बन गया और आपका बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है तो उसे क्रिकेट खिलाना चाहिए, न कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पीछे या बायोलॉजी के पीछे उसे पागल बना देना चाहिए। फिर आपका बच्चा ना डॉक्टर ही बन पाएगा और न ही क्रिकेटर ही बन पाएगा। इसलिए आपके बच्चा का जहाँ मन लगता है आपको वहीं फोकस करना चाहिए। सही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सहमत है लेकिन इस बात? बेसिक है, एजुकेशन तो पहले बेसिक है, हाँ। वो तो बेसिक लेना ही पड़ेगा। बाकी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे भी पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलके पॉलिश करना पड़ेगा। सर आप बताइए, आप असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और आपके पास तो बहुत सारे टीचर्स होंगे जो प्रेप से लेकर के 12th क्लास तक के सारे शिक्षक को आप देखते हैं। अब उन लोगों को आप मोटिवेट कैसे करते हैं क्लास के प्रति, किस तरह से इनकरेज करते हैं कि नहीं क्लास में सब जाते हैं और 8 के 8 घंटे पूरे ऊर्जा के साथ वो लेते हैं, और आपके क्लास स्कूल के बच्चे बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो पूरा स्कूल संभालना है। आप उतने टीचर में तालमेल कैसे बनाते हैं, उन्हें इनकरेज कैसे करते हैं? देखिए, ये मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सभी टीचर्स को यही बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप क्लास में इंटर कर, बिफोर एंटरिंग द क्लास यू नीड टू बी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आपको क्लास में एंट्री करना है, क्योंकि जब आप क्लास में जाते हैं तो उस क्लास के बाहर आपकी व्यक्तिगत दुनिया हो सकती है, लेकिन जब आप क्लास के अंदर जाते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत दुनिया कहीं ना कहीं आपसे छूटती है। तो जो आपके सामने जो भारत के फ्यूचर वो बैठे हुए हैं, तो अगर कहीं आपको क्लास के बाहर कोई स्ट्रेस है, कोई आपको पर्सनल फीलिंग है जो काफी आपको क्या कर रही है, स्ट्रेस पैदा कर रही है, तो मैं यही टीचर्स को बोलता हूँ कि भाई आप उस सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, आप उसको भूल जाइए, एक पॉजिटिव मन के साथ अपनी क्लास में एंट्री करें, और उसका परिणाम ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को पहले ग्रीट करें काफी एनर्जेटिक वे में, ताकि बच्चे अपने आप को काफी बूस्ट अप फील करें और एनर्जेटिक फील करें। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, उस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को थोड़ा सा इंकरेज कर देना चाहिए आपको कि भाई इस टॉपिक्स को जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ उस टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, क्या पैदा करेगी, और आगे चल के जो आपने सपने पाले हुए हैं, मुझे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन फ्यूचर्स, उसमें इस टॉपिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, जब ये आप बताएंगे उनके विजन्स के अकॉर्डिंग, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे अटैच फील करेगा और वो आपको बड़ा गंभीरता से सुनेगा, और वो जो गंभीरता जब क्लास में आपके अंदर आ जाएगी तो फिर बच्चे का टाइम कब बीतना स्टार्ट हो जाएगा पता और नहीं कितना बच्चा गेन करना स्टार्ट कर देगा, फिर आप वो सोच नहीं सकते। अगर आप सिर्फ जाते हैं, लेक्चर से स्टार्ट कर देते हैं बिना बच्चों को मोटिवेट किए, बिना उस कंटेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ में, बिना इस सब चीजों को डिस्कस किए, तो बच्चा हो सकता है कि आपको शुरू मॉर्निंग आया हुआ तो थोड़ा सा वो फ्रेश है, लेकिन वो लेक्चर बाय लेक्चर फिर बच्चा बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो स्कूलिंग पढ़ाई से मन बोरिंग भागने हो जाती लगता है, है। फिर वो क्लास को बंक करेगा, कट करने भागना लगता स्टार्ट है। करेगा, एब्सेंट होना स्टार्ट करेगा। तो मैं टीचर्स को पहले ही मोटिवेट करता हूँ। अच्छा सर, ये रहा टीचर और छात्रों के बीच का तालमेल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, आप टीचरों के बीच में तालमेल कैसे बनाते हैं? देखिए सर, इट इज वेरी इजी। ठीक है, एवरीवन हैज देयर टास्क, हर टीचर के पास अपना टास्क है, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि दे आर द जायंट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। मतलब ऐसे कह लें तो वो सभी अपने विषय के महारथी हैं। तो बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास में एक प्रबल, एक सक्षम टीम हो, एक सदस्य आपके आसपास ऐसे हो जो हर चीज से सक्षम हो, तो उनको कोऑर्डिनेट करना और उनको गाइडलाइन देना बहुत इजी हो जाता है। 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो क्लासरूम में बच्चों को बाइफरकेट करना। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे डेफिनेशन डीलिंग के साथ ही समझ जाते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे उसी एक डेफिनेशन को शायद दोबारा बताना पड़े। कुछ बच्चे वहां क्लियर आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेगी। इवन दो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेली लाइफ से उस टॉपिक को जब कोरिलेट किया जाएगा, ठीक है, डेली लाइफ से कोरिलेट किया जाएगा कि बेटा बस से तुम स्कूल आए तो हाँ आसपास की चीजें पीछे छूट गई, तो यस सर, तुम्हारे साथ जो बैठा था वो तो आ गया यहाँ, तो यस सर, तो इसका मतलब तो सर आसपास वाली मोशन में थी, मेरे पास में था, वो मेरी नियरेस्ट में था। तो डेली लाइफ यानी कि बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से बाइफरकेट करना, ये टीचर के लिए सबसे पहला टर्म हो जाता है। और फिर उन बच्चों को उनके हिसाब से, जैसे कहते हैं कि डोजेस, अगर हम कोई भी सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे एज कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, हमारे डोजेस डिसाइड होते हैं। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स को सिंपल गाइडलाइंस होती है कि आपका ये काम है कि 40 मिनट्स आफ्टर जब आप क्लास से बाहर निकले
तो हर बच्चा आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यू हैव डन योर जॉब। बच्चों का एक शिकायत रहता है, क्योंकि आप +2 तक के, आप दोनों लोग +2 तक के प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं। बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं ना कि ये टीचर हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये टीचर अच्छे से बात नहीं करते हैं, प्रिंसिपल सर तो बहुत कड़े दिमाग के हैं, उनको देख के ही डर लगता है, हम प्रिंसिपल सर के सामने बात नहीं करेंगे। वास्तव में आप बच्चों से सीधे मुंह बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का शिकायत है कि हमारे प्रिंसिपल सर हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। नहीं, हम यहाँ की बात नहीं, मतलब एक आम जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जनरल क्वेश्चन है, ये अधिकतर सभी एक कॉमन पीपल के दिमाग में आता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, जो हमारे मम्मी पापा रहे, जो पुराने लोग रहे, जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल वो देखे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस माहौल के देखने के अकॉर्डिंग एक दिमाग में एक माइंड सेटअप हो जाता है कि ऐसा ही चीजें हमारे भी बच्चे को मिलेंगी जब वो स्कूलिंग स्टार्ट करेगा अपना। तो अब वो चीजें काफी बदल चुकी, तो काफी टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हो चुके हैं, कम्युनिकेशन का मतलब आप बच्चे आते हैं आपके पास तो आप सीधे बात करते हैं। मैं तो खुले मन से हम असेंबली में अनाउंस करके बोलते हैं कि बेटा कि अगर तुमको इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट्स, if you have any issues, please come to my office, and frankly you can speak anything in my office, and immediately I will give you solutions regarding your issues and problem. तो मैं बच्चों को एकदम एक फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करता हूँ कि अगर मैं उनके ऊपर काफी डर की भावना या प्रेशराइज तरीके से अगर उनसे कम्युनिकेट करूंगा तो बच्चा कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें भी छुपाने लगेगा जो एक नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू उसको दूर की जा सकती है, और वो मैं नहीं होने देता हूँ। और इसलिए मैं बच्चों से बड़ा फ्रेंडली रहता हूँ ताकि वो चीज़ों को कम्युनिकेट करें प्रॉपर मैनर में, ताकि मैं और अपनी टीम के साथ उसको हम लोग समय से पहले ही दूर कर सकें। एक प्रिंसिपल साहब जब छड़ी लेकर के चलते थे गांव के सरकारी विद्यालय में, हम सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे हैं, तो सारे बच्चे क्लासरूम की तरफ भागते थे। अगर वो क्लास पढ़ाई चल रहा हो जब क्लास में, तब की बात है। फिलहाल कुछ ऐसा है क्या? नहीं, अब ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे काफी अच्छा, ऐसा होता था कि नहीं? आप लोगों को तो बहुत अच्छा से याद होगा। हम लोगों ने भी सुना हुआ काफी, लेकिन हमारे बच्चे क्या है काफी डिसिप्लिन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो डिसिप्लिन का जो क्राइटेरिया है, आप खुद देख सकते हैं कि एनसीसी कैंप लगा हुआ है, तो आपको खुद यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट है, तभी यहाँ पे एनसीसी है, क्योंकि एनसीसी एक डिसिप्लिन के लिए ही जानी जाती है। तो हम लोगों ने शुरू से ही डिसिप्लिन को मेंटेन रखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो सीबीएसई के कैरिकुलम के हिसाब से हम लोग हाउस ड्यूटीज भी कराते हैं रेगुलर बेसिस पे। हाउस ड्यूटीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस हो गया, रेड हाउस हो गया, ब्लू हाउस हो गया, येलो हाउस हो गया, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग बच्चों को छांटते हैं और हर एक हाउस में बच्चों को रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं मॉनिटर्स अपॉइंट करते हैं, हाउस इंचार्जेस को अपॉइंट करते हैं, ताकि हर एक बच्चे पे हम लोग केयरफुली ध्यान रखें। We can keep an eye on each and every student of our schools. ओके सर। आशीष सर, स्कूल काफ़ी अच्छा है, एनसीसी का कैंप भी लगा हुआ है, चल रहा है, और इसी दौरान हमारी मुलाकात भी हो गई, तो हम लोगों ने ये इंटरव्यू हम लोग शूट कर रहे हैं। एनसीसी के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और बहुत बेहतर स्कूल देखने में लगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनसीसी का कैंप और प्लस आपका स्कूल का क्लास, अभी क्लास चल रहे हैं, स्कूल रनिंग में है, और उस दौरान लगभग 200 बच्चे आकर के यहाँ रह रहे हैं, बाहर के बच्चे हैं, सबके साथ तालमेल है। और ये स्कूल जो है वो जिला मुख्यालय से भी 10 किलोमीटर दूर है, और इसका ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग्स बहुत काफ़ी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसका फ़ी बहुत महंगा है, क्योंकि मुझे इस स्कूल के फ़ी के बारे में आइडिया नहीं है, और दूसरा ये कि क्या इस क्षेत्र के रहने वाले किसान जो कि जीवन में साल में बस 2 बार उनके हाथ में पैसा होता है, एक तो जब वो धान का फसल का कटाई होता है तब बेचते हैं तब, और एक बार गेहूं के फसल की कटाई होता है तब, यानी अप्रैल में और दिसंबर और जनवरी के बीच में, उनके लिए क्या ऑफर है? कुछ है ऐसा क्या कि अगर किसान का कोई बेटा है, क्योंकि गांव के आसपास में ये इस स्कूल में, ये मैंने इस स्कूल में देखा कि इस स्कूल के बीच में सबसे पहले कोई गांव पास में है, कोई शहर नहीं है। पहले आप 5 गांव पास कीजिएगा तब आपको एक शहर मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान के काफी बच्चे यहाँ आते होंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या है? सर आप
बताइए जरा इसके बारे में। सर पहले तो कि जो आपने बोला कि कोलैबोरेशन ऑफ एनसीसी और हमारे स्कूल, तो देखिए एनसीसी पिछले 2 साल से हमारे स्कूल कैंपस में एक्टिव है। लगातार आए दिन साल में 2 कैंप्स एनसीसी कराते हैं। और जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे टीचर्स पर्सनालिटी, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इमोशन कम्स विद पर्सनालिटी। जैसे हम जिसके सामने जाते हैं, जैसे हमने कॉमेडियंस देखे होंगे बहुत सारे, कुछ ऐसे कॉमेडियंस होते हैं जिनको देख के हंसी आती है ना। जब हम किसी भगवान की तस्वीर देखते हैं तो देखने के साथ हमारे अंदर जो है वो भाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो जाता है, हमारा सर अपने आप झुक जाता है। अपने आप झुक जाता है। तो सर टीचर्स अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं जिससे बच्चे अपने आप उनको जब देखेंगे तो देखने के साथ बच्चों के दिमाग में पहली चीज आएगी, वो आएगी डिसिप्लिन। और ये उसी का एग्जांपल है कि हमारे 800 प्लस बच्चे करेंट डे में, जब आप यहाँ बैठे हैं, 800 प्लस बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बाहर कैंपस में नियर अबाउट 390 अप्रोक्स एनसीसी के बच्चे अपना काम कर रहे हैं। एक विंग में एनसीसी के बच्चे हैं जो आ रहे हैं, ग्राउंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हमारे बच्चे मॉर्निंग असेंबली के बाद क्लास में एंटर करते हैं तो सीधे डिस्पर्सल के टाइम पे निकलते हैं। इवन दो लंच टाइम में भी वो अपना लंच अपने सीट पे करते हैं एंड दे जस्ट रिलैक्स इट आउट इनसाइड। 10 दिनों के लिए छोड़ दिए। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आते और ना किसी को डांटना पड़ता है, ना किसी को बोलना पड़ता है हे चाइल्ड नीड नॉट टू कम हियर गो देयर। नो, उनको अपना रोल पता है कि हमारे स्कूल में 400 अलग। जरा स्कूल के फी के बारे में बताइए। और देखिए, रह गई बात फी की, तो हमारा स्कूल का जो फी है वो एक होता है कि जब लोग विजिट करते हैं तो चीजों को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, बाहर से सारे टीचर्स रखे होंगे तो स्कूल बहुत महंगा होगा। पर ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल की जो फी है, अगर आप बाकी सारे एफिलिएटेड स्कूलों को कंपेयर करेंगे तो उससे 100 रुपए कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, आपने बोला कि हमारे यहाँ फार्मिंग या बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं जिनका पेमेंट मंथली नहीं बल्क में आता है, क्वार्टरली आता है, हाफ ईयरली आता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एनुअली आता है। तो इसके लिए हमने लास्ट 3-4 ईयर से, शायद लोगों को ये चीज पता नहीं, ठीक है, या लोगों को लगता है कि मे बी ऐसा कुछ होता है नहीं, पर ये ग्राउंड पे ये चीजें होती आई है पिछले कई सालों से कि अगर ठीक है, अगर आपकी एक बार फसल कट रही है, अगर आप पूरे 6 महीने की फी एक बार पे करते हैं तो आपको सिर्फ 5 महीने का फी पे करना होगा, 6ठे महीने का फी पे ही नहीं करना है। यानी आप 10 महीने का फी पे कीजिए। बिल्कुल, अगर आप साल में पे करते हैं तो आप 12 महीने की फी ही मत दीजिए, आप एक बार में 10 महीने की फी इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्च में बच्चे को री एंटर करा रहे हैं, अप्रैल में जो हम फी पे करते हैं तो अप्रैल में अगले मार्च तक की फी आप पे कर दीजिए, तो 12 महीने की जगह आपको 10 महीने का ही फी पे करना है, ठीक है। तो ये बल्क जिनका इनकम है उनके लिए भी ठीक है, और जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि हमारा फी कोई वैसा नहीं है कि 2-4-10 लाख आपको देने हैं, ठीक है। इट इज अ जेन्युइन फी। हमारा फी हमारे सोसाइटी के हिसाब से, और जैसा आपने कहा कि 5 गांवों के बाद हमारा स्कूल मिला, आता है, मैंने मेरे पहला बाद 10 गांव और मिलेंगे आपको। तो डेफिनेटली हमारा भी विजन यही है कि हमें इन्हीं बच्चों में से क्रीम निकालना है, हमें इन्हीं बच्चों में से निकाल के इन्हीं को एजुकेशन देना है। तो ये हमारे दिमाग में सबसे पहली जो प्राइमरी चीज रहती है वो यही रहती है कि यहाँ की जो लोकेलिटी है उसके लोग इजीली बिना किसी एक्सेसिव बर्डन के हमारे यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि ये विद्यालय ऐसे ही चलते रहे और आप दोनों के संरक्षण में विद्यालय खूब आगे बढ़े। और मैं तो शुभकामनाएं दे नहीं सकता, मैं आप लोगों से काफी जूनियर हूँ, लेकिन जो भी है सब बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।